Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. Today we are studying about the chapter of Business Economics Demand Analysis Part 6. Last video में हमने demand की definition, kinds of demand, factor affecting of demand, law of demand, assumptions of law of demand, characteristics of law of demand एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी की थी। इस वीडियो में हम मेजरमेंट्स ऑफ डिमांड की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट मेथड है हमारा परसेंटेज चेंज मेथड, जिसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड एंड फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज मेथड को हम क्या बोलते हैं, या आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि परसेंटेज चेंज मेथड्स के अनदर नेम क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज मेथड को हम फ्लक्स मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, price elasticity of demand is measured as a ratio of percentage change in quantity demanded of the percentage change in price of the commodity। ठीक है, यहाँ पर हम क्या मेज़र करते हैं, रेशो मेज़र करते हैं। किसका रेशो मेज़र करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी क्वांटिटी डिमांड के रिगार्ड में हमारे प्राइस में दोनों में कितना चेंज हो रहा है। अगर हम प्राइस में चेंज कर दें तो क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, इसके रेशो का जो हम स्टडी करते हैं उसको हम परसेंटेज चेंज मेथड बोलते हैं। फॉर्मूला देखिए किस तरीके से है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, रेशो है ना ये कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, फॉर्मूला याद करिए, एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर हम इस फॉर्मूले को और ज़्यादा अंदर तक स्टडी करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, चेंज इन, पहले हम क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला निकालते हैं, यानी हम इतने का फॉर्मूला निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, अब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस का निकालेंगे, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो टोटल फॉर्मूला हमारा खुल के क्या बनता है, दिस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100। अब चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी को समझते हैं। क्वांटिटी पहले थी 100 यूनिट की, फिर जब प्राइस कम हो गए तो आपने 150 यूनिट खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या हुई आपकी, माइनस करके देखा 50, ये क्या हुआ हमारा डेल्टा क्यू। इनिशियल क्वांटिटी क्या थी हमारी 100, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी हमारी 100 हो गई ना, इंटू 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना निकला, 50% निकला। ठीक है, अब समझते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहले प्राइस थे 10 रुपीज़, वो बाद में घट कर कितने हो गए 8 रुपीज़। ठीक है, तो आपके पास कितना प्राइस बचा, -2। ठीक है, 2 बचा ना, सॉरी 2 बचा ओनली। तो ये क्या हुआ, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस कितना था 10 इंटू 100। इसको हमने क्रॉस किया तो यहाँ पर कितने आ गए 20%, यानी प्राइस में कितना चेंज हो रहा है 20%। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ 10 पर यूनिट, यानी प्राइस कितना था 10 पर यूनिट। एक यूनिट कितने की मिल रही थी, 10 रुपये में मिल रही थी। डिमांड कितनी थी 10 रुपये का। जब एक पेपर का प्राइस 10 रुपये था तो हम 100 पेपर खरीद रहे थे। ठीक है, व्हेन द प्राइस फॉल डाउन या फॉल टू ₹8 रुपीज़, जब उस पेपर का प्राइस 8 रुपये हो गया तो हम कितने खरीदने लग गए पेपर, 150 पेपर खरीदने लग गए। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अभी निकालना बताया था कि जो नए प्राइस थे, नई यूनिट थी हमारी 150 थी, पहली यूनिट कितनी थी 100, इनिशियल हमारा कितना था 100 जो पहले थे, इंटू 100 तो हमारा कितना निकल आया 50% चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे निकालेंगे, पहले हमारा जो प्राइस था वो था 10, बाद में 8 हो गया तो 2 का गैप आया, इन डिवाइडेड बाय इनिशियल कितने थे 10 इंटू 100 यानी 20% चेंज आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो हमारा आंसर आएगा -2.5। ठीक है, समझ आया आपको? ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, आप इसके तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू, सारी चीज़ें पुट कर दीजिए, उसके बाद ये आंसर आपका निकल के आएगा -2.5। नेक्स्ट आते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। अब इसका नाम भी याद करिए, ज्योमेट्रिक मेथड को हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। हमने भी परसेंटेज चेंज मेथड के नाम याद किए थे, प्रोपोर्शनेट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। अब ज्योमेट्रिक मेथड को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज्ड टू मेजर द इलास्टिसिटी एट द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, इस पर हम जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको मेज़र करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स पर। जैसे ये डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है, वो भी एक ही स्ट्रेट लाइन पर प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट any point of straight line demand curve is measured as a ratio of lower segment of the demand curve and the upper segment of the demand। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोअर सेगमेंट की स्टडी करते हैं, दिस वन इज़ लोअर सेगमेंट एंड दिस वन इज़ अपर सेगमेंट। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो ज्योमेट्रिक मेथड है उसे हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, और जो ज्योमेट्रिक मेथड है उस मेथड में हम स्ट्रेट लाइन पर डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन पर डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, जिसमें को हम कैसे मेज़र करते हैं, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड द लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व दिस वन एंड अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है सेगमेंट ए एंड बी, इसको हमने मान लिया ए एंड बी। दिस वन इज सी डी एम एन पी। अब हम इसको समझेंगे कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं, सॉरी एक बार देखिए, जब ये वाला सेगमेंट अपर सेगमेंट एंड द लोअर सेगमेंट आर इक्वल, वहाँ पर क्या होता है, एम सी एम पी डिवाइडेड बाय एम सी, यानी दोनों इक्वल हैं, एम सी डिवाइडेड बाय एम पी, दोनों इक्वल है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, वहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी, यूनिटरी होगी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जब डिमांड और प्राइस में इक्वल लेवल का चेंज होता है, दिस वन इज़ डिमांड एंड दिस वन इज़ प्राइस, जब दोनों में इक्वल लेवल का चेंज होता है, अगर 10% डिमांड बढ़ रही है और 10% ही प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एम पी डिवाइडेड बाय एम सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है
एन पी, दिस वन लोअर सेगमेंट देखना है ना पहले हमें, एन पी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट क्या हो गया, एन सी। ठीक है, एन से ही देखेंगे ना, तो यानी कि ये हो गया अपर सेगमेंट एन सी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हम एन को देख रहे हैं तो यहाँ पर जो लोअर सेगमेंट है क्वांटिटी डिमांड का वो कम है और अपर सेगमेंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि एन पी आ गया डिवाइडेड बाय एन सी। समझ आ रहा है ना, लोअर सेगमेंट कम है यानी क्वांटिटी डिमांड कम है एंड प्राइस ज़्यादा है यानी प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड में कम चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेस देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेस देन का साइन आ रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेस देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट को समझिए, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट ही देखना है ना पहले, लोअर सेगमेंट हमारा पी, पी से सी, यानी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है, ये हो गया आपका अपर सेगमेंट पी सी, और लोअर सेगमेंट हमारा क्या हो गया, ज़ीरो, ज़ीरो हो गया ना। यानी जो लोअर सेगमेंट था हमारा, लोअर सेगमेंट हमारा क्या है, ज़ीरो, अपर सेगमेंट हमारा क्या हो गया, पी और सी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़ीरो, गलत लिखा हुआ है, ज़ीरो लिख लीजिएगा। इट मीन्स यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, ज़ीरो है। समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डी, डी का देखेंगे, हमने एन का देख लिया, डी पी, लोअर सेगमेंट हमारा क्या है, डी पी, और अपर सेगमेंट यानी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है, अपर सेगमेंट हमारा क्या है, डी सी, यानी प्राइस हमारा कम है। लोअर सेगमेंट जो हमारी डिमांड है डी पी ज़्यादा है, दिख रहा है ना आपको, ज़्यादा है, और जो अपर सेगमेंट है डी सी वो क्या है, कम है, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांड मोर देन है। ठीक है, तो मोर देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आते हैं नेक्स्ट सी, लोअर सेगमेंट में क्या है हमारा, सी पी, सी पी यानी क्वांटिटी डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो रही है, और जो अपर सेगमेंट है वो हमारा क्या है, ज़ीरो, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अपर सेगमेंट में प्राइस आ रहा है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है और डिमांड में इनफाइनाइटली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यही दे रखा है पीछे, अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला था लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपर डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। हमने अभी अभी पढ़ा कि एम सी डिवाइडेड बाय एम पी इज इक्वल टू 1, दोनों में इक्वल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इज इक्वल टू 1 है। ये दोनों इक्वल है ना। फिर एन पॉइंट पर अगर हम इसे मेज़र करें, एन पॉइंट पर अगर हम मेज़र करें तो एन पी डिवाइडेड बाय एन सी, जहाँ पर एन इज़ बिलो पॉइंट एम, सो एन पी इज़ लेस देन एन सी एंड इलास्टिसिटी विल लेस देन 1। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था, लेस देन 1 है। फिर आता है पी पॉइंट पर अगर हम मेज़र करें तो 0 डिवाइडेड बाय पी सी इज इक्वल टू 0, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, लोअर सेगमेंट पे 0 है। फिर अगर हम डी पॉइंट पे मेज़र करें तो डी पी डिवाइडेड बाय डी सी, point D is above point M, so dP is more than DC, elasticity at this point will be more than 1। फिर हमने C पॉइंट पे मेज़र किया, CP डिवाइडेड बाय 0, यानी जहाँ पर डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो फॉर्मूला है वो है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम पॉइंट पे मेज़र की इलास्टिसिटी। जब हम एम पॉइंट पे मेज़र कर रहे हैं तो एम पी लोअर सेगमेंट हो गया, अपर सेगमेंट हो गया एम सी, दोनों इक्वल हैं,
ठीक है ना, दोनों इक्वल है तो क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी 1 हो गई। फिर हमने जो इलास्टिसिटी है उसको एन पॉइंट पे मेज़र किया, एन पॉइंट पे मेज़र किया तो लोअर सेगमेंट हमारा क्या हुआ, एन पी, और अपर सेगमेंट हमारा क्या हुआ, एन सी। यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड कम हो रही है और प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो यानी लेस देन 1, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लेस देन 1। फिर हमने लोअर सेगमेंट यानी पी पॉइंट पे मेज़र किया, पी पॉइंट पे मेज़र करने पर हमने देखा 0 डिवाइडेड बाय पी सी, ठीक है, यानी प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं लेकिन डिमांड वहीं की वहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी 0 होगी। फिर हमने ऊपर गए, फिर हमने डी पॉइंट पे मेज़र किया, डी पॉइंट पे मेज़र करने पर डी पी डिवाइडेड बाय डी सी, प्राइस में कम चेंजेस हो रहे हैं, डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो मोर देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मोर देन का साइन बनेगा। फिर हमने सी पॉइंट पर मेज़र किया, सी पॉइंट पे मेज़र करने पर लोअर सेगमेंट पे क्या आ रहा है, सी पॉइंट पे मेज़र करने पर सी पी, एंड अपर सेगमेंट पर क्या आ रहा है, 0, तो वहाँ पर डिमांड में इनफाइनाइटली चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसे ऐसे डोनेट करेंगे। आई होप आपको ज्योमेट्रिक मेथड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी हमने समझी थी कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, वाइस वर्सा, ठीक है। अब हम इसका टोटल एक्सपेंडिचर से क्या रिलेशन है दोनों का, इसकी स्टडी करेंगे। We have studied that price of a good and its quantity demanded are inversely related। हमने अभी स्टडी की है, लास्ट वीडियो में भी स्टडी की है कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा। So responsiveness of demand is a relation to change in price, that is to say price elasticity of demand determine the change in expenditure, ठीक है। अब हम change in expenditure को भी देखेंगे, कैसे होता है एक्सपेंडिचर चेंज। अब एक हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1, ठीक है। इलास्टिसिटी लेस देन 1 का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर प्राइस में ज़्यादा चेंजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिमांड, यानी डिमांड में कम चेंज हो रहा है तो लेस देन डिमांड, लेस देन 1। एक चीज़ याद रखिए, हमें डिमांड से स्टडी करनी है, लेस देन है यानी कि डिमांड में कम चेंज हो रहा है, ठीक है। When the demand for a commodity is less than unit elastic, a fall in price lead to fall in total expenditure and rise in price lead to rise in total expenditure on the commodity, ठीक है। It means डिमांड में जब कम चेंज होते हैं तो प्राइस के गिरने पर, समझ रहे हो, डिमांड में जब कम चेंज होता है, लेस देन यूनिट इलास्टिक होती है, ठीक है, वहाँ पर प्राइस के गिरने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर जाता है। याद रख लीजिए, जहाँ पर डिमांड में कम चेंज होने पर प्राइस के गिरने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर जाता है, और प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। लेस देन 1 जब होती है कंडीशन, लेस देन 1 जब होती है कंडीशन, तो टोटल एक्सपेंडिचर का और प्राइस ऑफ द कमोडिटी का जो रिलेशन है वो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। प्राइस 12 था, 10 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये भी डिक्रीज़ हो रहा है। 120 था, 110, 110 एंड 96, ठीक है। तो यानी कि लेकिन डिमांड में कम चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखो डिमांड में कम चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि लेस देन 1 है। इस चीज़ को याद रखिए, टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप टेबल खुद ब खुद बना लोगे। इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1 यानी कि डिमांड में कम चेंजेस हो रहे हैं, यानी डिमांड पहले 10 थी, फिर 11 हो गई, फिर 12 हो गई, मतलब चेंज ऐसे नहीं हुआ कि 10 थी पहले, फिर उसके बाद 20 हो गई, फिर उसके बाद 30 हो गई, ऐसे चेंजेस नहीं हुए, लेस चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि लेस देन यूनिट इलास्टिक है यहाँ पर, यानी कि डिमांड बहुत कम चेंज हो रही है, पहले 10 थी, फिर 11 हुई,
फिर उसके बाद 12 हो गई, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी होती है वहाँ पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है। प्राइस कम होने पर, प्राइस कम हो रहा है ना, 12 था पहले, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, या 12 था पहले, 10 हो गया, फिर 8 हो गया, यानी प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ ही होगा। टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है ना, 120 से 110 हुआ, फिर उसके बाद 96 हो गया। समझ आया आपको? नेक्स्ट कंडीशन, इलास्टिसिटी इज़ मोर देन यूनिट इलास्टिक। मोर देन मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। डिमांड में मैंने बताया ना, ज़्यादा चेंजेस का मतलब है पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, यानी जो गैप है दोनों के बीच का वो ज़्यादा है, मोर देन इलास्टिक है। मोर देन इलास्टिक का मतलब प्राइस में कम चेंज होने पर भी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में fall in price lead to rise in total expenditure and rise in price lead to a fall in total expenditure on the commodity। ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। मोर देन यूनिट इलास्टिक में जहाँ पर डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं वहाँ पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं वो। अब देखो, हमें बताया कि डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, मोर देन यूनिट इलास्टिक है ना। डिमांड पहले 10 थी, फिर 14 हो गई, फिर 20 हो गई, यानी इसकी गैप का है 4 हो गया, इसका गैप कितना हो गया 6 हो गया, यानी जो गैप है वो इंक्रीज़ हो रहा है, गैप ज़्यादा है। जब गैप ज़्यादा होता है तो मोर देन यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। प्राइस फॉल हो रहा है, देखो 12 था, फिर 10 हो गया, फिर 8 हो गया, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। 12 होने पर प्राइस हम 120 टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे, जैसे ही प्राइस कम हुआ हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया 140 से, फिर और डिक्रीज़ हुआ प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर और इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन यूनिट इलास्टिक होती है। समझ आया? एक बार और बता देती हूँ, इलास्टिसिटी इज़ मोर देन यूनिट इलास्टिक मीन्स जब डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। डिमांड 10 थी, 14 थी, फिर 20 हो गई, ठीक है। दोनों के बीच का गैप 4 है, दोनों के बीच का गैप 6 है, यानी जो गैप था वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी मोर देन यूनिट इलास्टिक है। जब मोर देन यूनिट इलास्टिक होती है कंडीशन, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होता है। प्राइस फॉल हो रहा है 12, 10, 8 के साथ, तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है। प्राइस 12 था, फिर 10 हुआ, फिर 8 हो गया, ऐसी टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 120 यूनिट टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, फिर उसके बाद 140 हो गया, फिर उसके बाद 160 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू 1 तो समझते हो आप लोग, जहाँ पर डिमांड और प्राइस में दोनों के बीच इक्वल लेवल का चेंज हो रहा होता है। अगर 10% डिमांड चेंज हो रही है तो 10% ही प्राइस चेंज हो रहा है। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस में अगर 10% इसका चेंज हो रहा है तो डिमांड में भी 10% इसका चेंज होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द कमोडिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इट्स प्राइस, ठीक है। ऐसी कंडीशन में टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। प्राइस 12 था तो आप 10 यूनिट खरीद रहे थे, जब 10 हो गया यानी अपोजिट हो गए ना दोनों, तो आप 12 खरीद रहे थे। ऐसी 8 था तो आप 15 यूनिट खरीद रहे थे, जब 15 प्राइस हुआ तो आप यहाँ पर 8 यूनिट खरीद रहे थे, दोनों के बीच का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, लेकिन दोनों में चेंजेस इक्वल हो रहे हैं, 12, 12, 10, 10 इक्वल चेंजेस हो रहे हैं ना दोनों में, तो इट मीन्स जो टोटल एक्सपेंडिचर है इट्स नॉट चेंज, वो सेम रहेगा हर कंडीशन में। जहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच इक्वल चेंज होते हैं, इक्वल यूनिट इलास्टिक होता है जहाँ पर, वहाँ टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है।
समझ आ गया? ये ग्राफ के थ्रू बताया हुआ है इसमें। इट इज़ मोर देन, सॉरी लेस देन, इक्वल, मोर देन, आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, when a price of a good fall from 10 per unit to 9 per unit, किसी भी गुड का जो प्राइस था वो 10 रुपये से 9 रुपये हो गया। एंड डिमांड फॉर 9 यूनिट इज़ 12 यूनिट, डिमांड क्या थी वो 9 से 10 हो गई, यानी दोनों में यूनिट इलास्टिक हो गया ना ये, क्योंकि दोनों में इक्वल लेवल का चेंज हो रहा है। तो कंपेयर एक्सपेंडिचर ऑन द गुड टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द डिमांड फॉर अ गुड इन यूनिट इलास्टिक बता दिया है उन्होंने। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज एट 90 व्हेन इट्स प्राइस फॉल। समझ आ गया? आपको समझ आया? यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि दोनों में सेम चेंजेस हो रहा है, इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, जहाँ पर यूनिट इलास्टिक होता है वहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं डिमांड के, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। डिमांड फॉर अ कमोडिटी which has large number of substitute is usually more elastic than those commodity which have no substitute. समझ आया? मोर इलास्टिक का मतलब समझ आया? मोर इलास्टिक का मतलब यहाँ पर डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। समझ आया? ठीक है, जहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, जैसे टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी है। पेप्सी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कोक है। ठीक है, तो जिसके सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाते हैं वहाँ पर मोर देन इलास्टिक होता है, क्योंकि इवन अ स्मॉल राइज इन प्राइस, अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ, मान लो कोक के प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ, अगर हल्के से भी इंक्रीज़ होते हैं तो बायर्स क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाते हैं। समझ आया? तो जो पेप्सी की डिमांड है फटाफट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब समझ आया आपको कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है किसी चीज़ का, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो वहाँ पर क्या होगा? मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि अगर उस किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होता है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हम मूव कर जाते हैं कॉफ़ी की तरफ। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी। डिमांड फॉर नेसेसिटीज़ लाइक मेडिसिन, फूड ग्रेन्स इज़ लेस इलास्टिक। ठीक है, डिमांड जो है, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेडिसिन है, उसकी लेस इलास्टिक क्यों है? प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए डिमांड वहीं की वहीं रहेगी। ऐसा नहीं है अगर प्राइस रिड्यूस कर दिया जाए, प्राइस 10 रुपये से लेके 8 रुपये कर दिया जाए मेडिसिन का, तो ये तो नहीं आप ज़्यादा खरीदने लगोगे, नहीं खरीदोगे ना, तो उसकी डिमांड कैसी है? लेस इलास्टिक है। प्राइस कितना भी चेंज हो जाए आपकी डिमांड में कम चेंज होता है। ठीक है, नेचर ऑफ द कमोडिटी। लेकिन अगर जो कंफर्ट वाली चीज़ें हैं, लग्जरीज चीज़ें हैं, वहाँ की जो इलास्टिक कैसी है? मोर है, क्योंकि प्राइस में चेंज होने पर आप डिमांड में ज़्यादा चेंज हो जाता है। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, मोर इज़ द इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर इट। अगर आप ज़्यादा प्रोपोर्शन अपनी इनकम का एक्सपेंड करते हो तो आपकी इलास्टिक कैसी है? मोर है, आपकी डिमांड ज़्यादा है। अगर आप पैसा कम खर्च करते हो तो आपकी डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक है। लेवल ऑफ प्राइस। डिमांड फॉर अ कमोडिटी एट हायर लेवल ऑफ प्राइस लाइक एयर कंडीशनर इन कार्स इज़ जनरली मोर इलास्टिक देन फॉर अ कमोडिटी एट अ लोअर लेवल ऑफ प्राइस लाइक मैच बॉक्स एंड पेंसिल। ठीक है, समझ आया आपको कि अभी लास्ट में आप पढ़ के आए थे, जो लग्जरीज चीज़ें होती हैं जिनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर प्राइस अगर हल्का सा भी कम कर दिया जाए तो उस टाइम पे उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं। अगर आपको 10% का या 40% का डिस्काउंट मिल जाए किसी भी एयर कंडीशनर पर या रेफ्रिजरेटर पर, या आपको कार पे 10 या 20% का डिस्काउंट मिल जाए, तो उसकी जो इलास्टिक सिटी ऑफ डिमांड है वो मोर होती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं उस टाइम पर। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम।
डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ जनरली लेस इलास्टिक फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप। ठीक है, जो हायर इनकम ग्रुप पर्सन होते हैं उनकी जो डिमांड है वो कैसी होती है, लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, लेस इलास्टिक समझ गए ना आप लोग, कि प्राइस में ज़्यादा चेंजेस होते हैं लेकिन डिमांड वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, हायर इनकम ग्रुप की लेस इलास्टिक होती है एंड लोअर इनकम ग्रुप की मोर इलास्टिक होती है। इफ़ प्राइस ऑफ गुड्स राइज, अ रिच कंज्यूमर इज़ नॉट लाइकली टू रिड्यूस इज डिमांड, बट अ पुअर कंज्यूमर कैन रिड्यूस इज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। समझ आया? हायर इनकम की इलास्टिसिटी लेस क्यों होती है? क्योंकि उनकी डिमांड में इसलिए चेंज नहीं आता है कि अगर हम किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ कर दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुअर पीपल्स हैं, पुअर कंज्यूमर हैं, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो अपनी डिमांड कम कर देते हैं, इसीलिए उनकी मोर इलास्टिक होती है। हैबिट्स, habits of consumer also determine price elasticity of demand of commodities. For example, a chain smoker will not restrict his smoking even when the price of cigarette rise. ठीक है, आपकी जो हैबिट्स हैं वो भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। अब कोई स्मोकर है, सिगरेट पीता है, तो प्राइस कितना भी इंक्रीज़ हो जाए, उसकी हैबिट है तो वो चेंज नहीं करेगा, उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आई होप आपको ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने परसेंटेज चेंज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की स्टडी की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।